हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मिलीनियर्स में। तो आज हम इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करेंगे, जो कि हर बोर्ड में पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने की इसका संभावना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल पूछ रहा है निर्वात में कितनी होती है, यानी वैक्यूम में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है। और कभी कभी ऑप्शन में यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में दिया है, तो कभी कभी आंसर किलोमीटर प्रति सेकंड में पूछ लेता है। तो किलोमीटर प्रति सेकंड में अगर पूछेगा तो आप लोग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड को 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहा है नीचे 3 जीरो, ऊपर 8 को जीरो, इसमें से 3 जीरो कटेगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ये हो जाता है अगर किलोमीटर की बात किया जाए तो। लेकिन यहाँ तो मीटर प्रति सेकंड में पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एसआई इकाई क्या है। तो लिखा है पहला ऑप्शन में कह रहा है कि वोल्ट, और दूसरा में कह रहा है एम्पियर, और तीसरा में ओम दिया है, और चौथा में कूलम दिया है। तो चारों का एसआई मात्रक हम लिख देते हैं, आप लोग याद कर लेना। तो वोल्ट का होता है, ऑप्शन नंबर ए का होता है विभवांतर। विभवांतर, ठीक है, ये विभवांतर हो जाता है इसका। और ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर का होता है, ये धारा का सही मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, ये धारा का सही मात्रक होता है, धारा का सही मात्रक होता है। ऑप्शन सी में दिया है ओम, तो ओम का सही मात्रक होता है प्रतिरोध। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया है कूलाम, तो कूलाम आवेश का सही मात्रक होता है, कूलाम। ठीक है, और ये चारों ऑप्शन को आप लोग अच्छे तरीके से याद करके रख लेना, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो रासायनिक अभिक्रिया में तो दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन भी होते हैं और रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, और रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें नए पदार्थ बनते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में ये दोनों प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम किसे किसे कहा जाता है। तो ये 11th का टॉपिक है, लॉज ऑफ मोशन में ये जो पूछा, लॉज ऑफ मोशन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। जड़त्व का नियम जो होता है ये हमारा प्रथम नियम होता है। जड़त्व का नियम ही न्यूटन का प्रथम नियम होता है। और ऑप्शन नंबर बी में दिया है बल का नियम, तो ये द्वितीय नियम होता है। बल का नियम कितना होता है, सेकंड लॉ होता है। ये बल का जो नियम दिया है ये सेकंड लॉ होता है। और ये ऑप्शन सी में दिया है क्रिया प्रतिक्रिया, तो क्रिया प्रतिक्रिया होता है थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसको याद रखना। और ये कह रहा है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन चाचा ही ने दिया था। F बराबर होता है इसमें G m1 m2/r²। ठीक है, तो ये जो G होता है ये सार्वत्रिक नियतांक होता है, सार्वत्रिक नियतांक होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पदार्थ की वो अवस्था जिसमें न तो निश्चित आकार होता है
और ना निश्चित आयतन क्या कहलाता है? कह रहा है कि जिसका आकार निश्चित ना हो ना ही आयतन निश्चित हो, तो इनमें से कौन सा पदार्थ होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है ठोस, ऑप्शन बी में दिया है द्रव्य, ऑप्शन सी में दिया है गैस और डी में दिया है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को ऐसे छाट दो, ठीक है। हमारे सिलेबस में तीनों को पढ़ना होता है, ठोस, द्रव्य और गैस। तीनों के बारे में जिक्र किया गया होगा। तो ठोस में क्या होता है कि दोनों निश्चित होता है। ठोस में आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है, ठीक है, आकार भी निश्चित होता है। अगर द्रव्य की बात करें तो द्रव्य में आयतन तो निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। और गैस में बात करें तो गैस में ना ही आयतन निश्चित होता है और ना ही इसका आकार, ठीक है, ना ही इसका आकार। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, गैस, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी है तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत भी बनता है, ठीक है, इन्फिनिटी पे प्रतिबिंब बनता है। अगर कोई वस्तु इनफाइनाइट पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब किससे बनता है? तो फोकस पे बनता है। ये दोनों एक दूसरे को विपरीत होते हैं। और जब प्रतिबिंब अगर अनंत पे बनता है तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और वास्तविक होता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो ऑप्शन में कह रहा है किस ऑप्शन में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर में कह रहा है कि वास्तविक बनता है, उल्टा होता है, उल्टा वास्तविक तो होता है और बड़ा भी होता है। अब इसमें कह रहा है बी में आभासी होता है, सीधा होता है और बड़ा होता है। ये बी तो ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आभासी तो बनेगा नहीं, तो ऑप्शन डी भी नहीं होता है। और ऑप्शन सी में कह रहा है कि वास्तविक उल्टा और समान, समान आकार के बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि अनंत पे बन रहा है और प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन की प्रकृति कैसी होती है? तो आपको एक पीएच स्केल बना कर दिखा देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई बिंदु है जिसका मान पीएच मान 7 होता है, इसको उदासीन बिंदु बोला जाता है, उदासीन बिंदु। और इधर होता है 1 2 3 4 5 6, ये 4 है, ठीक है। और इधर हो जाएगा 8 9, ऐसे करते करते ये 14 तक जाएगा, ठीक है। 1 से 14 तक इसमें होता है पीएच स्केल में। तो कह रहा है कि 7 से कम होने पर विलयन के किस प्रकृति का होगा? तो 7 से कम अगर इधर जाएंगे तभी तो होगा। तो ये होता है अम्लीय प्रकृति। क्या होता है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है। और ये होता है क्षारीय प्रकृति। क्या होता है? तो क्षारीय प्रकृति। तो हम लोग 7 से कम होंगे तो अम्लीय प्रकृति का होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो सबका चारों ऑप्शन का बारी बारी से मैं सूत्र रासायनिक नाम लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना कॉपी में और अच्छी तरह से इसको याद कर लेना। तो ऑप्शन ए में दिया है NaOH, ठीक। तो इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोल दे रहे हैं, लिख लो, लिखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये लिखा है NaOH, इसको बोल देंगे हम, रासायनिक नाम इसका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। और ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी में दिया है NaCl। तो इसको जाना जाता है सोडियम क्लोराइड के नाम से, ये रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। और इसका एक और नाम होता है जिसको बोला जाता है कॉमन साल्ट, लवण, ये साधारण लवण होता है।
याद रखना है इसको भी। और ऑप्शन सी में कह रहा है कि Na2CO3, तो Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। इसको सोडा एस के नाम से जाना जाता है। किसे? सोडा एस के नाम से जाना जाता है। सोडा एस के नाम से जाना जाता है इसको। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और ऑप्शन डी में कह रहा है कि Na2SO4, ठीक है। तो Na2SO4 को हम लोग क्या कहेंगे? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इन चारों ऑप्शन को बारी बारी से रासायनिक सूत्र लिख देते हैं, आप लोग याद कर लेना अच्छी तरह से। तो पहला ऑप्शन में लिखा है सोडियम NaOH, NaOH। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये चारों ऑप्शन में जो दिख रहा है, सारे ऑप्शन का रासायनिक नाम लिख देते हैं, आप लोग याद कर लेना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक सूत्र होता है। तो हम चार ऑप्शन को बारी बारी से लिख देते हैं, आप लोग अच्छे से याद कर लेना इसको। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है NaOH, तो इसका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लिख नहीं रहे हैं, लिखेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए बोल देते हैं, आप लोग लिख लेना। इसका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। और ऑप्शन बी में जो दिया है NaCl, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसका होता है सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है कास्टिक सोडा, कास्टिक कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। और ऑप्शन सी में कह रहा है इसको ये साधारण साधारण लवण के नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है अंग्रेजी में कॉमन सॉल्ट। तो इसको अंग्रेजी में लिख देंगे कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। थोड़ा राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है बच्चों।
अब इसमें कह रहा है कि Na2CO3। अब Na2CO3 को हम लिख सकते हैं, ये होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चारों ऑप्शन को बारी बारी से बता देते हैं रासायनिक नाम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है, ऑप्शन ए में कह रहा है NaOH। तो NaOH का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसको कैस्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जो ऑप्शन बी में दिया है NaCl, तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड। इसको साधारण साधारण लवण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी में जो दिया है Na2CO3, इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसको बोला जाता है। और ये सोडा ऐश के नाम से भी जाना जाता है, सोडा ऐश, ठीक है, सोडा ऐश के नाम से भी जाना जाता है। और ऑप्शन डी में दिया है Na2SO4, तो ये होता है सोडियम सल्फेट। क्या होता है? सोडियम सल्फेट, ठीक है। और इसमें अगर जल मिला दे, कितना, तो जल 10H2O कर दे, तो ये हो जाता है ग्लोबल लवण, ग्लोबल लवण के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। तो कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। तो ये हो जाता है Na2SO4 इंटू 10H2O। अगर सोडियम सल्फेट का पूछे तो ये हो जाएगा, इसमें केवल जल मिला दिए तो फॉर्मूला थी, रासायनिक नाम चेंज हो गया, फॉर्मूला भी चेंज हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है। तो सबसे पहले बता दे LPG का फुल फॉर्म। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि LPG का पूरा नाम क्या होता है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, याद रखना। तो इसका प्रमुख अवयव ब्यूटेन भी होता है और प्रोपेन भी होता है। तो लेकिन हमारे सिलेबस में क्या होता है, प्रोपेन का जिक्र नहीं होता है, ब्यूटेन का ही जिक्र होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ब्यूटेन। और ये जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा होता है मीथेन, तो मीथेन प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आ भी सकता है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है, तो आप लोग को याद रखना है मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस में जैसे CNG और एक होता है PNG, ठीक है। ये दोनों याद रखना, ये क्या है, प्राकृतिक गैस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जो ईंधन जीवों के अवशेष से बना होता है वो जीवाश्म ईंधन होता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम पदार्थ में जीवों के अवशेष से बना हुआ है, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं से। और कोयला भी जीव से ही अंदर खदानों से निकाला जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बोरान का परमाणु भार क्या होता है। तो बोरान 13वें ग्रुप का तत्व होता है, ठीक है। 13वें ग्रुप का तत्व होता है, इसको बी से लिखते हैं, बी से, ठीक है। बोरान 5 10.8 होता है, परमाणु क्रमांक 5 होता है और परमाणु भार 10.8 होता है। तो इस ऑप्शन में 10.8 तो दिया नहीं है, 10.8 किससे करीब होता है, तो 11 के करीब होता है।
तो 11 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अब इसमें कह रहा है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होने का मतलब इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है। इलेक्ट्रॉन बाहर जब निकलता है तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हिंदी में बोले तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है। इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलते हैं? जब ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन होता है तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इसको हिंदी में उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है। और ये ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है। ठीक है, याद रखना ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। एनोड पे उपचयन अभिक्रिया होती है। उपचयन अभिक्रिया अंग्रेजी में बोले तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इस पे होता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया अंग्रेजी में बोले तो रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिडक्शन रिडक्शन। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग में डाउट लग रहा है, देख लेना आप लोग। तो वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त एनोड पे होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो अभिक्रिया दो तरह की होती है। एक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें उत्पाद बनता है तो उसमें से ऊष्मा रिलीज होता है, और एक होता है जिसमें उत्पाद बनने के लिए उसमें ऊष्मा दी जाती है। तो जहाँ ऊष्मा रिलीज होता है, जहाँ ऊष्मा निकलेगा बाहर, तो उसको बोल दिया जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अंग्रेजी में बोले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जहाँ ऊष्मा दी जाती है उसको बोला जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लें। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बता दें CO2 होता है। CO2 उत्तरदायी होता है। आप लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पढ़े होंगे, CFC जिसको बोला जाता है शॉर्टकट में CFC, जिसको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस उत्तरदायी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपचायक है? अपचायक का मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? खुद को रिड्यूस करता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज। खुद को क्या करता है? रिड्यूस करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑप्शन H2 जो दिख रहा है ये भी एक अपचायक की तरह कार्य करता है, और CO2 भी एक अपचायक की तरह कार्य करता है। और डी ऑप्शन में जो दिया है H2S, ये भी एक अपचायक की तरह कार्य करता है। हमारा ऑक्सीजन उतनी नहीं काम करता है अपचायक की तरह, लेकिन ऑप्शन ये दो जो है इसको ये कम अपचायक होते हैं इसके तुलना में। ठीक है, ये सबसे प्रबल अपचायक होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ही हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अभिक्रिया 2CO प्लस O2 इट गिव्स 2CO किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ रहा है। तो जहाँ ऑक्सीजन जुड़ता है उसको बोल दिया जाता है अपचयन अभिक्रिया। चाहे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना, ठीक, चाहे ऑक्सीजन को जुड़ना, O2 को जुड़ना, क्या कहलाता है? तो अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर, चाहे ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो समझ जाना वहाँ पे क्या हो रहा है, तो अपचयन अभिक्रिया हो रहा है।
जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है। तो ये एक सीरीज होता है जो याद कर लेना आप लोग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो क्या होता है कि जो धातु जितने क्रियाशील होता है उतना ही धातु को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। तो एक सीरीज होता है कि, एक मिनट लिख देते हैं इसको, मांगे आइल जान, फिर पब है क्यों। मतलब कि मांगे आइल जान फिर पापा हंसे क्यों, ये एक निमोनिक है। इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। तो इसमें दिख रहा है ये मैग्नीशियम सबसे क्रियाशील धातु होता है और ये कॉपर कम क्रियाशील धातु होता है। तो कभी कभी ऑप्शन में पूछ देता है कि, क्वेश्चन में पूछ देता है कि सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है, तो आप लोग को मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम दे देगा, चाहे पोटेशियम होगा, चाहे सोडियम होगा। तो अगर ये सब दे देगा तो उसमें पोटेशियम मारना, नहीं तो ये सब देगा तो उसमें मैग्नीशियम मार देना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे क्रियाशील धातु मैग्नीशियम को जिक्र किया गया है। तो मैग्नीशियम सबसे क्रियाशील है। ये क्या करेगा, जिंक को विस्थापित कर देगा। तो ये होता है हमारा Mg प्लस ZnSO4, ठीक है। अब यह अभिक्रिया करेगा तो जिंक को मार के भगा देगा और खुद उसके जगह लेगा। तो बनेगा MgSO4 प्लस में जिंक, जिंक क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। कितने, 7 आवर्त होते हैं। 18 ग्रुप होते हैं, ग्रुप, ठीक है, इसको याद रखना है। और 118 तत्व होते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व होते हैं। ये तीनों को याद कर लेना, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है तीनों में से। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब कि वे तत्व जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है H2O। तो H2O में तो हाइड्रोजन दिख रहा है लेकिन कार्बन नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी में कह रहा है कि C4H10। तो इसमें हाइड्रोजन भी दिख रहा है और कार्बन भी दिख रहा है, कार्बन भी दिख रहा है, हाइड्रोजन भी दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन सही हो जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाता है। और ऑप्शन सी में दिख रहा है कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ये भी नहीं होगा कि इसमें इसमें हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कौन कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है। भाई आ गया ना क्वेश्चन ये। अब पीछे पढ़ा गया है कि कौन सबसे कम क्रियाशील धातु होता है। तो एक बार सीरीज को फिर से लिख देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से याद आए। तो यहाँ पर आता है कि मांगे आइल, एक मिनट, मांगे आइल जान, फिर पब मानी पापा हंसे क्यों, ठीक है। तो कह रहा है सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है। तो एक ये है और Fe का बात हुआ है, एल्युमिनियम का और जिंक का। तो इन चारों में कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिख रहा है Fe, यही सबसे कम क्रियाशील धातु हो जाता है।
इसलिए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पीएच 7 से कम होने पर विलयन किस प्रकृति का होता है। तो शायद ये क्वेश्चन अब पीछे करके आए हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लें। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्लोरीन, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्बन 60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नया बताने लायक चीज नहीं है, ठीक है। ये डाटाबेस क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। तो फ्लोरीन से याद रखना, एफ से फ्लोरीन और एफ से फुटबॉल, ठीक है। तो सी 60 का आकृति फुटबॉल के जैसा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य होता है, ठीक है। तो बता देते हैं कि कार्बन 14वें वर्ग का तत्व होता है, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसका एक निमोनिक होता है, कहे शिव जी सुनो प्रभु। ये निमोनिक से आपको याद कर लेना है। तो ये 14वां ग्रुप का तत्व होता है कार्बन, ठीक है। इसको क्लेकोजन भी बोला जाता है 14वें वर्ग के तत्वों को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक सुरक्षा युक्ति है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है फ्यूज तार। तो फ्यूज तार एक सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है। इससे क्रियाविधि बता दे कि जैसे कि मान लो ये तार है, इसमें टीवी लगा है, यहाँ पर बल्ब लगा है और यहाँ पे फैन लगा है, ठीक है। तो ये कोई फ्यूज तार यहाँ पर लगाया गया है, पतला सा एक फ्यूज तार होता है। तो ये पंखा, टीवी और फैन को चलने के लिए, बल्ब को चलने के लिए एक फिक्स वोल्टेज की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिक्स वोल्टेज की आवश्यकता होती है। अगर उससे ज्यादा आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पंखा, टीवी, फैन खराब हो सकते हैं, जलने की चांस बढ़ जाती है। तो फ्यूज तार इसलिए लगाया जाता है कि अगर इसमें अधिक मतलब ज्यादा वोल्टेज करंट आ जाए, ज्यादा हाई करंट, तो ये क्या हो जाएगा, गल के ये नीचे गिर जाएगा, जिससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्किट यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाएगा। जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से करंट इधर प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है, और ये तीनों बच जाएंगे। तो ये इसका कार्य होता है। तो ये भी क्या होता है, एक सुरक्षा का युक्ति होता है हमारा फ्यूज तार। और ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है एमसीबी। एमसीबी, तो एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एक बार और बोल देता हूँ, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये क्या होता है, फ्यूज तार से थोड़ा अच्छा होता है, फ्यूज तार से थोड़ा अच्छा होता है। इसका यूज लगभग ट्रांसफार्मर जो होते हैं उन पे देखने को मिलेगा, और इसका यूज घरों में जो परिपथ लगाए जाते हैं उसमें एमसीबी लगाया जाता है, ठीक है। ये फ्यूज तार से ज्यादा सुरक्षित होता है। इसमें क्या होता है कि जब करंट करंट ज्यादा आता है, वोल्टेज ज्यादा आता है, तो ये ऑटोमेटिक इसमें सिस्टम होता है, इसका स्विच ऑफ हो जाता है, जिससे आगे करंट जाना बंद हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक सुरक्षा का युक्ति है। ऑप्शन सी में ऑप्शन सी में कह रहा है कि भूमिगत तार। तो इसमें क्या होता है कि ये अर्थिंग किया जाता है। कभी कभी देखे होंगे टावरों टावरों पे और बड़े बड़े बिल्डिंगों से क्या किया जाता है, तार लपेट कर नीचे लिया गया, अर्थिंग में क्या किया जाता है, अर्थिंग कर दिया जाता है। जैसे बिजली उजली गिरता है तो पूरा उसका करंट धरती में आ जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, सुरक्षा का युक्ति होता है। तो और इस ऑप्शन डी में कह रहा है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, एक मापी यंत्र होता है जो वोल्ट मीटर को विभवांतर को मापता है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही। ये क्या है, सुरक्षा युक्ति नहीं है, तो इसका डी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि
OH क्रियाशील समूह है। तो ये चारों का क्रियाशील समूह हम लिख देते हैं, आप लोग याद कर लेना। तो ऑप्शन ए का होता है डबल बॉन्ड CO, ये कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है। और ऑप्शन बी का होता है OH, ये सिंगल बॉन्ड ध्यान में रखना है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। और ऑप्शन सी में दिख रहा है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड क्या होता है सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CHO होता है। और डी में तो कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। तो मीथेन का फार्मूला सब बच्चों को याद होता है, मुझे पता है। तो इसका होता है CH4, ठीक है। इसको संरचना सूत्र में कन्वर्ट करेंगे तो कार्बन हो जाएगा ऐसे, 4 को हाइड्रोजन चारों तरफ से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहा है कि 1 2 3 4 बंध बन रहा है, ये चारों बंध क्या हो जाता है सहसंयोजक बंध होता है। सहसंयोजक बंध क्या होता है कि दो तत्व आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनों में साझा करके एक नए बंध का निर्माण करते हैं, उसी को बोला जाता है सहसंयोजक बंध। यहाँ पे कार्बन क्या कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन यहाँ पे दे दिया है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन दिया है और दोनों साझा कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 बंध बन रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो में बहुत मजा आया होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तब तक के लिए जय हिंद।